नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। और आज हम बात करेंगे अपने राजस्थान का इतिहास की जो सीरीज हमने चला रखी है, उसमें एक नेक्स्ट जो अपना राजपूत वंश है उसके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे चौहान वंश की। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार हम जो है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देखिए चौहान वंश की। तो चौहान वंश राजस्थान में कहाँ कहाँ था। पहली चीज तो हमें ये ध्यान होनी चाहिए कि चौहान वंश का जो शासन था वो राजस्थान में किस किस जगह था। तो हम सबसे पहले उन्हीं की बात करेंगे। भाई सबसे पहले कहाँ कहाँ शासन था। तो पहली बात करें तो अजमेर में, ठीक है, पहला अजमेर। दूसरा था आपका रणथंबोर। तीसरा था जालोर। और चौथा था हाड़ौती। ठीक है, कोटा बूंदी का जो क्षेत्र था वो। तो राजस्थान में मेनली अगर हम देखें तो चार जगह पे जो है वो चौहान वंश का शासन रहा। ठीक है, कौन कौन सा रहा। पहला रहा अजमेर, दूसरा रहा रणथंबोर, फिर जालोर, फिर हाड़ौती। जो हाड़ौती का जो क्षेत्र था, यहाँ के जो चौहान वंश था उनको हाड़ा चौहान कहते थे। क्या कहते थे? हाड़ा चौहान। ठीक है। तो अपना जो ये वीडियो है इसमें हम यहाँ पे जो है आगे अपनी सीरीज में सभी वंशों को हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे अजमेर के चौहान वंश से, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के इतिहास को अगर हम देखें तो हर एग्जाम में यहाँ से अजमेर के चौहान वंश से जो है क्वेश्चन पुटअप होता है। तो हम सबसे ज्यादा इस पे फोकस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अजमेर का चौहान वंश। देखिए, ठीक है, अजमेर के चौहान वंश के बारे में हम जानकारी शुरू करने से पहले देखिए एक चीज देखते हैं हम। ठीक है, अब अजमेर के चौहान वंश की स्थापना की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अजमेर नाम का कोई स्थान पहले था ही नहीं। जब चौहान वंश की स्थापना हुई उस समय अजमेर नाम की कोई जगह नहीं थी। ये बाद में स्थापित हुआ। जब चौहान वंश की स्थापना हुई तो ये जो जयपुर का जो क्षेत्र है, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इस क्षेत्र में विशेष तौर से हम कह सकते हैं सांबर झील, जो सांबर झील का क्षेत्र है। तो ये जो सांबर झील वाला जो एरिया है, सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र है, इसको उस समय कहते थे सपाद लक्ष्य। क्या कहते थे? सपाद लक्ष्य। ठीक है, इसको कहते थे सपाद लक्ष्य। और ये जो सपाद लक्ष्य आपका था, इस सपाद लक्ष्य में एक व्यक्ति हुआ 551 ईस्वी में। ये सन याद रखना भाई, 551 रुपए से आप इसको याद रख सकते हो। 551 रुपए लेके किसकी स्थापना कर दी? चौहान वंश की स्थापना कर दी। किसने करी? तो उसका नाम था वासुदेव। आपको ध्यान रखना है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक, उसकी स्थापना किसने की? वासुदेव ने की। कहां पे की? शाकंभरी, सपाद लक्ष्य में की। ठीक है। तो कभी कभी ये जो अजमेर नहीं आकर इसमें क्या आता है, सपाद लक्ष्य भी आ सकता है और शाकंभरी का भी आ सकता है। शाकंभरी भी कहते हैं। ठीक है। तो शाकंभरी या सपाद लक्ष्य या अजमेर, तीनों का अगर नाम आता है, इट मींस ये जो एग्जामिनर है वो किसकी बात कर रहा है? ये चौहान वंश अजमेर वाले की बात कर रहा है। हमें ये ध्यान रखना है। तो आप एक बार फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या भाई, सांबर झील के जो आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? सपाद लक्ष्य कहलाता है या शाकंभरी कहलाता है। और यहीं पे 551 ईस्वी में जो है वो वासुदेव चौहान नामक एक व्यक्ति हुआ जिसने चौहान वंश की स्थापना कर दी, जिसने एक बहुत बड़े वंश की स्थापना कर दी, चौहान वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक स्टार्ट की बातें। अब हम अगर आगे बात करते हैं तो आगे क्या हुआ कि ये जो वंश था चौहान वंश, इसमें एक शासक हुआ
सबसे पहले ये जो लोग थे जब इन्होंने स्थापना करी तो गुर्जर प्रतिहार, आपको याद रखना है, गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे, सामंत थे। मेन चीज याद रखना, कई बार पूछ लिया गया है और इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई चौहान जो लोग थे ना वो स्टार्ट में किसके सामंत थे, तो उस समय गुर्जर प्रतिहारों का बोलबाला था और जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे उसके ये क्या थे, सामंत थे। अब इनकी उत्पत्ति के संबंध में भी छोटी मोटी बातें आती है कि अगर आप पुराणों में बात करें, अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो पुराण जो है ना वो क्या कहते हैं इनको, पुराण इनको कहते हैं भाई ये अग्निवंशीय थे। क्या थे, ये याद रखने वाली चीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, कई बार पूछा जा चुका है। मोस्ट चीज है कि चौहान की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है, उसमें सीधा स्टेटमेंट आता है। ठीक है, तो पुराण क्या कहते हैं कि चौहान जो है वो अग्निवंशीय है। दूसरी अगर हम बात करें तो G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है ये साहित्यकार हुए, इतिहासकार हुए, सॉरी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो चौहान थे वो कौन है, सूर्यवंशी है। चौहान कौन है, सूर्यवंशी है। और एक अचलेश्वर महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर का जो शिलालेख है उस शिलालेख में जो है वो क्या उल्लेख मिलता है, वहां इनको चंद्रवंशी बताया गया। क्या बताया गया, चंद्रवंश से संबंधित बताया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पुराण तो क्या कहते हैं अग्निवंश है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या कहना है कि सूर्यवंश है, अचलेश्वर महादेव का मंदिर का जो शिलालेख है वो क्या कहता है, ये चंद्रवंश है। इसके साथ साथ एक इतिहासकार और है दशरथ शर्मा, नाम याद रखें, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा क्या कहते हैं, दशरथ शर्मा कहते हैं कि ये कौन थे, ब्राह्मण थे। कौन थे, ब्राह्मण थे। ठीक है, तो ये चार चीजें अपने को याद रखनी है उत्पत्ति से रिलेटेड। पुराणों ने अग्निवंशी बताया है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है उन्होंने इनको सूर्यवंशी बताया है, अचलेश्वर महादेव मंदिर का जो शिलालेख है उसमें क्या कहा गया है, इनको चंद्रवंशी बताया गया है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है इनको ब्राह्मणों से उत्पत्ति के संबंध में बात की है। ठीक है, नेक्स्ट में हम आगे चलते हैं। दो उत्पत्ति के सिद्धांत इसमें मोस्ट है, वो हमें याद रखने ही रखने हैं। पहला सिद्धांत है चंद्रप्रदायी, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे भाई चंद्रप्रदायी कौन थे क्या है। चंद्रप्रदायी ने क्या दिया, अग्निकुंड उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, सभी राजपूतों का दिया अग्निकुंड उत्पत्ति सिद्धांत। भाई याद रखना है, अग्निकुंड उत्पत्ति सिद्धांत किसने दिया, तो अग्निकुंड उत्पत्ति सिद्धांत किसने दिया, चंद्रप्रदायी जी ने दिया। चंद्रप्रदायी जी ने क्या बताया कि अपने जो आबू है, आबू है कहां पे है, आबू सिरोही में, तो आबू में जो है एक ऋषि जो है वो क्या करते थे, तपस्या करते थे। तो जो आसुरी प्रवृत्तियां थी, जो आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग थे वो आके इनकी तपस्या को भंग कर देते थे, इनके जो यज्ञ जो ये करते थे उसमें विघ्न उत्पन्न करते थे। तो गुरु वशिष्ठ जो है, आबू ने क्या के में एक वशिष्ठ जो गुरु है उन्होंने क्या किया कि एक यज्ञ किया और अपने अग्नि कुंड से इन्होंने चार जातियों की उत्पत्ति की, अपने अग्निकुंड से चार जातियों की उत्पत्ति की।
तो वो 4 जातियां कौन कौन सी थी? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। याद रखना है, चंद्रप्रदायी कहते हैं कि अग्निकुल उत्पत्ति जो सिद्धांत है उसके तहत इन्होंने इन 4 जातियों की क्या करी? उत्पत्ति करी। अब ये 4 जातियों में कौन से आगे लास्ट में? चौहान। कि जब किसी से भी बात नहीं बनी तो गुरु वशिष्ठ जो थे उन्होंने चौहानों की उत्पत्ति की। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो है किसके द्वारा कही गई? चंद्रप्रदायी के द्वारा कही गई। ठीक है, तो एक तो ये। दूसरा हमें याद रखना है ब्राह्मण उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उसमें जो ब्राह्मण सिद्धांत की हम बात करते हैं तो एक तो हमने उसका नाम लिखा इतिहासकार का, डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन कह रहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा कह रहा है कि भाई इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई। एक शिलालेख, मैंने आपको जब शिलालेख पढ़ाया पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिलालेख पढ़ाया था, उस शिलालेख में मैंने आपको बताया था, वो शिलालेख कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख की हमने बात करी थी। ये कहां पे है? भीलवाड़ा में। आपको याद रखना है बिजोलिया शिलालेख कहां पे है? भीलवाड़ा में स्थित है। तो ये जो बिजोलिया शिलालेख था, इस बिजोलिया शिलालेख में ये जो चौहान है, बिजोलिया शिलालेख में क्या बताया गया है? बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या बताया गया है? ब्राह्मण बताया गया है। तो यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी हमको, वत्स गोत्र का ब्राह्मण, यानी गोत्र भी बताया गया इनका, वत्स गोत्र का ब्राह्मण, वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया। तो 4-5 चीजें आपको याद रखनी उत्पत्ति के संबंध में। हमने कौन कौन सी बातें करी, एक बार शॉर्ट में उसको वापस रिवाइज कर देते हैं। पहले हमने बात करी कि पुराण जो है वो क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं कि भाई इनकी उत्पत्ति अग्निवंश से हुई। ठीक है, ओझा ने कहा, सूर्यवंशी कहा, अचलेश्वर महादेव मंदिर का जो शिलालेख है उसमें इनको चंद्रवंशी कहा गया है, और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इनको क्या कहा है? ब्राह्मण कहा है। इसके अलावा हमने 2 चीजें और देखी। एक देखा अग्निकुंड उत्पत्ति का सिद्धांत, याद रखना है, विशेष मोस्ट महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट सिद्धांत है। किसने दिया? कवि चंद्रप्रदायी ने दिया, जो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। और इन्होंने कहा कि आबू के वशिष्ठ कुंड से जो है ना, वशिष्ठ के आबू पर्वत में जो अग्निकुंड था उससे इनकी उत्पत्ति हुई। 4 जातियों की उत्पत्ति हुई और उसमें अंतिम कौन थे? चौहान थे। ठीक है, और एक हमने पढ़ा कि ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत में हमने पढ़ा, एक तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ये बात कही है, और दूसरी अगर हम बात करें तो बिजोलिया का जो शिलालेख है भीलवाड़ा का, 1170 ईस्वी का सोमेश्वर के समय का शिलालेख है, उसमें इनको वत्स गोत्र का क्या कहा गया? ब्राह्मण किया गया। बाकी शिलालेख से रिलेटेड हमने पहले वीडियो डाल रखा है, तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं वापस इनके शासकों पर। तो शासकों की अगर हम बात करें, गुवक प्रथम। देखिए, स्टार्ट के जो शासक थे भाई, सबसे पहले हमने बात कर ली वासुदेव की। वासुदेव के बाद में जो है वो हम बात करेंगे गुवक प्रथम की। अब गुवक प्रथम क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने सबसे पहले बात करी थी कि ये चौहान जो थे वो क्या थे? सामंत थे। और सामंत किसके थे? गुज्जर प्रतिहारों के। किसके थे? गुज्जर प्रतिहारों के। भाई हमने शुरू में बात करी कि चौहान जो है वो गुज्जर प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। जब ये गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे तो एक शासक हुआ गुवक प्रथम। इसने क्या किया? इसने सबसे पहले इनको, इन गुज्जर प्रतिहारों से इनको क्या दिला दी? स्वतंत्रता दिलाई। तो पहला प्रश्न यही से निकलता है कि कौन सा शासक था जिसने चौहानों को गुज्जर प्रतिहारों की से स्वतंत्रता दिलाई, या किसके समय चौहान जो है वो स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे, यानी गुज्जर प्रतिहारों के सामंत नहीं रहे। तो वो याद रखना है गुवक प्रथम। गुवक प्रथम था। और एक साथ साथ आपको याद रखना है कि इसने एक मंदिर बनवाया।
हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ मंदिर। भाई हर्षनाथ मंदिर क्या है? देखो चौहानों की कुलदेवी जो है, चौहानों की कुलदेवी की अगर हम बात करें, चौहानों की कुलदेवी कौन है? जीण माता। ठीक है, और जीण माता का मंदिर कहां पे है? सीकर में। तो वहीं पे जीण माता के भाई का मंदिर है, क्या कहते हैं? हर्षनाथ। आपको याद रखना है, हर्षनाथ मंदिर कहां पे स्थित है? सीकर में स्थित है। कहां पे है? सीकर में। और भाई किसने बनाया ये? तो गुवक प्रथम ने जो है वो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गुवक प्रथम के द्वारा कराया गया। चौहान शासक था गुवक प्रथम। प्रश्न यहाँ पे यह आता है कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूर्ण किसके समय पे हुआ? पूर्ण किसके समय पे हुआ? ठीक है, निर्माण स्टार्ट किसने कराया? गुवक प्रथम ने कराया। लेकिन ये पूरा किसके समय पे हुआ? तो आपको याद रखना है सिंहराज। किसके समय पूरा हुआ भाई? सिंहराज के समय ये मंदिर जो है वो बनकर कंप्लीट हुआ। दोनों चीजें याद रखें, निर्माण किसने करवाया? गुवक प्रथम ने, और कंप्लीट हुआ सिंहराज के समय। ठीक है, तो गुवक प्रथम की ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट में हम चलते हैं आगे। देखो एक है विग्रहराज। विग्रहराज सेकंड एक शासक हुए, विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड जो है उनके बारे में आपको ये हर्ष जो मंदिर है उसी से रिलेटेड आपको चीज याद रखनी है। तो विग्रहराज सेकंड के बारे में आप याद रखें, तो इन्होंने हर्षनाथ शिलालेख, सबसे पहली चीज तो इन्होंने क्या किया? हर्षनाथ शिलालेख की क्या करवा दी? स्थापना करवा दी। भाई हर्षनाथ शिलालेख किसने स्थापित किया? तो विग्रहराज ने इसकी स्थापना करवाई। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कई बार, भाई हर्षनाथ जो शिलालेख है, हर्षनाथ शिलालेख है उसमें किसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? किसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो आपको याद ध्यान रखना है कि जो शिलालेख लिखवाएगा वो क्या लिखवाएगा? अपनी उपलब्धियां लिखवाएगा। तो आपको याद रखना है कि विग्रहराज की उपलब्धियों का वर्णन, विग्रहराज की उपलब्धियों का वर्णन किसमें मिलता है? हर्षनाथ शिलालेख में मिलता है। विग्रहराज की उपलब्धियों का वर्णन किसमें मिलता है? हर्षनाथ शिलालेख में मिलता है। और एक इन्होंने क्या किया? गुजरात के शासक को पराजित किया। अनहिल पाटन के कहते थे उसको, अनहिल पाटन। अनिल पाटन कहां पे? गुजरात में। उसका शासक था मूलराज। प्रश्न आता है किस राजस्थान के कौन से शासक ने गुजरात के शासक को परास्त किया? तो मूलराज प्रथम जो था वो अनहिल पाटन गुजरात का शासक था। विग्रहराज ने इसको क्या कर दिया? परास्त कर दिया, इसको हरा दिया। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला, इसने हर्षनाथ शिलालेख लिखवाया और उसमें अपनी उपलब्धियों का वर्णन करवाया। तो प्रश्न सीधा सा बनता भी कि विग्रहराज चतुर्थ की उपलब्धियों का वर्णन किस में मिलता है? तो विग्रहराज चतुर्थ की उपलब्धियों का वर्णन हर्षनाथ शिलालेख में मिलता है। दूसरा आता है कि किस शासक को, कि राजस्थान के किस शासक ने गुजरात के शासक मूलराज प्रथम को परास्त किया? तो वो भी कौन था? विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय जो है। ठीक है, अब अगले अगले शासक में आते हैं अपन। अगला शासक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अजयराज। ठीक है, 1113 से 1133। आपको ध्यान रखना अजयराज, अब तक हम बात करके आ रहे थे किस चीज की? अब तक हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे अपने शाकंभरी के चौहान वंश की। जैसे ही अजयराज आया, इसने क्या किया? एक नगर बसाया और उस नगर का नाम क्या था? अजमेर। तो अजमेर नगर की स्थापना की। पहला काम तो इसने क्या किया?
अजमेर नगर की स्थापना, जो अजमेर आज आप देखते हो उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक था अजयराज। अपने नाम पे जो है इसने अजमेर नगर की स्थापना कर दी, और साथ साथ इसने देखो क्या किया, अजमेर नगर की स्थापना करके अजमेर को क्या बनाया, अपनी राजधानी। अजमेर को क्या बना दिया, अपनी राजधानी भी बनाया, स्थापना करी फिर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। और यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि अजमेर की स्थापना करी ना, इसके उपलक्ष्य में कुछ सिक्के छपवाए थे, इसने कुछ सिक्के डलवाए। ये सिक्के किसके थे? चांदी और तांबे के, चांदी और तांबे के सिक्के डलवाए थे। आपको एक चीज तो ये याद रखनी है, भाई ये सिक्के किसके थे? सोने के नहीं थे, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। किस उपलक्ष्य में चलाए? अजमेर की स्थापना के। अगर सन भी याद रखना चाहो तो 1113 में की थी इन्होंने, है ना। चांदी और तांबे के सिक्के जो है वो डलवाए। और सबसे मेन चीज क्या है कि वो जो सिक्के इन्होंने डलवाए ना, उन सिक्कों का नाम क्या था? तो अजय प्रियद्रम, क्या नाम था उन सिक्कों का? अजय प्रियद्रम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अजमेर जिले की, अजमेर नगर की स्थापना करने के उपलक्ष्य में जो है वो कौन से सिक्के जलवाए? अजय प्रियद्रम नामक सिक्के जो है अजय राज के द्वारा डलवाए गए। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है अरुणोराज। ठीक है, 1133 से 1150। देखिए अरुणोराज के समय विशेष रूप से क्या है, सबसे पहले तो इसने क्या किया कि तुर्क जो आक्रमणकारी थे ना, जो तुर्क आक्रमणकारी थे उनसे अजमेर नगर की रक्षा की। तो तुर्कों से रक्षा करी, तुर्कों से अजमेर की क्या कर दी इसने? अब रक्षा करने के लिए क्या होता है, आपको रक्षा करनी है तो ये तो है नहीं कि उनके हाथ जोड़े जाएंगे, तो उनसे लड़ाई लड़ी। और लड़ाई लड़ने के बाद में क्या हुआ कि ये जो तुर्क आक्रमणकारी थे, इनके का जो खून था वो खून कहाँ गिर गया? अजमेर में गिर गया। अजमेर की सड़कों पे, अजमेर की गलियों में, अजमेर के क्षेत्र में जो है वो गिर गया। किनका खून? तुर्कों का खून। तो प्रश्न ये हुआ भाई तुर्कों का खून कैसे साफ किया जाए? तो इन्होंने क्या किया कि एक झील बनाई, एक झील का क्या किया? निर्माण किया। और अपने नाम पर उस झील का नाम रखा, याद रखने लायक चीज है, आना सागर झील। आना सागर झील, भाई याद रखना है। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आना सागर झील का निर्माण अरुणोराज के द्वारा करवाया गया। क्यों करवाया गया? तो तुर्कों के आक्रमण के दौरान जो तुर्कों का खून गिरा ना, उस खून से सनी हुई जो अजमेर की धरा थी उसको साफ करने के लिए जो है इन्होंने इस झील का निर्माण करवा दिया। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। अब कौन सी नदी पे, देखो दो चार फैक्ट आते हैं यहाँ पे कि झील बनी तो किस नदी पे बनी? तो नदी का नाम आपको याद होना चाहिए, चंद्रा नदी। चंद्रा नदी को रोककर जो है, तो इस नदी में कौन सा पानी आता है? चंद्रा नदी का पानी आता है इस झील में। ठीक है, चंद्रा नदी को रोककर आना सागर झील बनाई। अब ये जो झील थी, ये इसकी लोकेशन भी महत्वपूर्ण है, तो वहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये किस जगह स्थापित है अजमेर में। तो आपको याद रखना है कि आना सागर झील जो है वो कहाँ पे है? एक तो अजमेर में आपका नाग पहाड़, वह तारागढ़ के मध्य, नाग पहाड़ और तारागढ़ के बीच में जो है वो अजमेर झील बनवाई। अब आपको याद होगा कि नाग पहाड़ जो है वहां से एक नदी निकलती है, नाग पहाड़ से नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी। ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। इस झील से कोई लेना देना नहीं है उसका, मैंने सिर्फ ऐसे ही बताया। और तारागढ़ जो है वो इसकी स्थापना, इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया? तो हमने पीछे बात करी अजय राज। तारागढ़ का निर्माण किसने तो करवाया? अजय राज ने करवाया। देखिए राजस्थान में दो तारागढ़ हैं, एक तारागढ़ अजमेर में है
और दूसरा तारागढ़। ये आपको बताना है कमेंट्स में। राजस्थान का तारागढ़ सेकंड, जिसको हम कह सकते हैं भाई, एक तो अजमेर में है, तो दूसरा तारागढ़ जो है का जो किला है वो किस जगह है? आप कमेंट्स में ये चीज जरूर बताओ भाई, कमेंट्स करो और कमेंट्स में ये बात बताओ कि तारागढ़ का जो दूसरा दुर्ग है, पहला दुर्ग तो वहां पे है, दूसरा है वो कहां पे है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, दूसरा दुर्ग आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अगले में हम चलते हैं। तो ये जो आना सागर झील थी, इसमें कुछ एक दो बातें और हमें इस आना सागर झील से संबंधित ध्यान रखनी है। जब कालांतर में मुगलों का अधिकार हो गया, तो ये जो झील है, इस झील के किनारे पे जब मुगलों का अधिकार हो गया, तो इस झील के किनारे जो है एक तो इस झील के किनारे पे जो है मुगल शासक, जिसका नाम था जहांगीर, जहांगीर ने क्या बनाया? शाही बाग बनाया। मुगल शासक जहांगीर ने यहाँ पे क्या बनाया? शाही बाग बनाया। भाई जब आज अगर आप जाओगे तो वहां एक गार्डन है, ठीक है, तो ये गार्डन जो था मूल रूप से इसको शाही बाग नाम दिया गया, और ये किसके द्वारा बनाया गया? जहांगीर के द्वारा बनाया गया। वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है और इसको कहते हैं सुभाष उद्यान। सुभाष चंद्र बोस के नाम पे इसका वर्तमान में नाम क्या है? सुभाष उद्यान है। ठीक है, तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज क्या है कि ये जो शाही बाग था, इस शाही बाग के अंदर शाहजहां जो है मुगल शासक हुआ, शाहजहां ने क्या बनाया? 5 12 दरिया बनाई। 5 12 दरिया बनाई। तो जहांगीर ने तो क्या बनाया? शाही बाग बनाया। शाहजहां ने क्या किया? 5 12 दरियों का निर्माण जो है वो यहाँ पे करवाया। और एक मुगल जो मुस्लिम जो शासक है उनसे रिलेटेड एक फैक्ट और है कि आपने पढ़ा होगा ना, नूरजहां, नूरजहां की मां थी, नूरजहां की माता जिसका नाम था असमत बेगम। ठीक है, आपको इस झील के साथ असमत बेगम का नाम भी याद रखना है। जो असमत बेगम कौन थी? तो असमत बेगम भाई नूरजहां की मां थी। ठीक है, तो असमत बेगम जो है उसने यहाँ पे क्या किया? तो असमत बेगम ने यहाँ बैठ के इत्र का बनाने की विधि का आविष्कार किया। इत्र बनाने की विधि का आविष्कार। इत्र कैसे बनाते? आप सेंट लगाते हो ना, वो सेंट किसके द्वारा बनाया गया? असमत बेगम के द्वारा बनाया गया। और असमत बेगम ने ये जो तरीका था वो कहां पे इजाद किया? तो ये तरीका इसने आना सागर झील के किनारे बैठ के यही ये बढ़ाया था सबसे पहले। ठीक है, तो ये आना सागर झील से रिलेटेड आप चीजें याद रखें। अरुणराज के संबंध में और हम बात करते हैं, तो इसने एक मंदिर बनाया, वराह मंदिर। वराह मंदिर जो है वो कहां बनाया? वराह मंदिर है पुष्कर में। ठीक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका निर्माण अरुणराज ने के द्वारा करवाया गया। वराह मंदिर पुष्कर का निर्माण किसने करवाया भाई? अरुणराज ने कराया। ठीक है, तो एक मंदिर हो गया। एक इसका जो दरबार था उसमें 2 विद्वान रहते थे, देवबोध और धर्मघोष। देवबोध और धर्मघोष नामक 2 विद्वान जो है वो इसके दरबारी थे, दरबारी विद्वान थे, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, देवबोध और धर्मघोष इसके दरबारी विद्वान थे। अब ये इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्क हो गए। अब इसका एक पुत्र था, बड़ा निकृष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति निकला, नाम था जगदेव। जगदेव कौन था? पुत्र था, किसका था? अरुणोराज का पुत्र था। और इसने क्या किया भाई? निकृष्ट प्रवृत्ति का शब्द यूज क्यों किया मैंने? इसने अपने पिता की हत्या कर दी। पिता की हत्या क्यों करी भाई? राज चाहिए।
मतलब इसको उसको इतना संतोष नहीं था, इतना वो नहीं था भाई मेरा पिता जो है वो राज कर रहा है तो इसके बाद में सब कुछ मेरा ही, लेकिन नहीं, उसको तो पहले चाहिए। इसलिए जगदेव ने क्या कर दिया, जगदेव ने अपनी पिता की क्या कर दी, हत्या, यानी अरुणोराज की हत्या कर दी। और इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं चौहानों का पितृहंता। चौहानों का, चौहानों का क्या कहते हैं, पितृहंता। ठीक है, तो इस तरह से अरुणोराज जैसे एक महान शासक का दुखद अंत हो गया। ठीक है, तो जगदेव को भी आपको याद रखना, हालांकि ऐसा कोई अच्छा काम तो इसने नहीं किया, लेकिन हमने को तो याद रखना ही पड़ेगा, भाई पढ़ना है। अब उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण शासक। देखो सबसे पहले तो आपको नाम याद रखना है कि इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, बिसल देव भी है। बिसल देव भी है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, बिसल देव है। तो आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसने इस ऐसी जगह पे अधिकार किया जिसकी अजमेर वाले सोच भी नहीं सकते थे। तो आपको ध्यान रखना है, क्या किया, दिल्ली पर अधिकार किया। पहला चीज, पहला ही प्रश्न यहां से निकलता है कि अजमेर के किस शासक ने जो है वो दिल्ली पे अधिकार किया। तो दिल्ली पे अधिकार करने वाला था विग्रहराज चतुर्थ, और इसने किसको हरा के, तोमरों को हरा के, वहां पर तोमर वंश का शासन था, तो तोमरों को पराजित किया। यहां यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, फिर दिल्ली पे अधिकार तो किया लेकिन किसको परास्त करके किया, तो तोमर जो थे राजपूत, उनको परास्त करके इसने जो है वो अधिकार दिल्ली पे कर लिया। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो महत्वपूर्ण दूसरी बात है वो ये है कि इसने एक नाटक लिखा। उस नाटक का नाम था हरिकेली। ये याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाटक है और बहुत सी परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका है। देखिए इससे रिलेटेड विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित दो नाटक जो है, दो किताबें मुख्य रूप से पूछी जाती है। एक है हरिकेली जो इसके द्वारा लिखी गई, एक नाटक आता है अपना ललित विग्रहराज। एक आता है ललित विग्रहराज। ये ललित विग्रहराज किसके द्वारा लिखा गया, सोमदेव के द्वारा लिखा गया। किसने लिखा, सोमदेव। और ये सोमदेव कौन था, इसका दरबारी कवि था, इसका दरबारी कवि था। तो ललित विग्रहराज नामक नाटक किसके द्वारा लिखा, सोमदेव ने लिखा। और खुद इसने जो लिखा उसका क्या नाम था, ललित विग्रहराज तो किसने लिख दिया, सोमदेव ने। ये कई बार हम जो ना कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। और हरि जो विग्रहराज था उसने खुद ने लिखा हरिकेली। तो इन नाटकों में दोनों में जो ये दोनों किताबें जो है उनमें जो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में ज्यादातर इनको अगर अपनी ये कहें कि पूछा जाने वाला चंद्रप्रदायी का राष्ट्र है। इसके अलावा ये दूसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं चौहान वंश से रिलेटेड। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा एक हम पढ़ते हैं ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा। देखो ढाई दिन का झोपड़ा में क्या है, उसका इससे क्या लेना देना है, तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि 1158 ईस्वी में, 1158 ईस्वी में अजमेर का शासक था विग्रहराज चतुर्थ। इसने क्या बनाई, विग्रहराज चतुर्थ ने क्या बनाई, एक संस्कृत पाठशाला बनाई। एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया 1158 ईस्वी में। विग्रहराज चतुर्थ ने 1158 ईस्वी में एक संस्कृत पाठशाला बनाई। आपको पता होगा, अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भाई 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ उसके बाद में मोहम्मद गोरी का यहाँ पे अधिकार हो गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को वो शासन संभला के खुद जो है वो गजनी चला गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि ये जो संस्कृत पाठशाला थी इसको तोड़कर, इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ के और एक
मस्जिद बनाई जो अजमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये भी याद रखना है, जिनको पता नहीं है नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अजमेर में स्थित है और उसको क्या कहते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो 2.5 दिन के झोपड़े का अगर लिंक हम देखें तो किसके साथ हो गया, विग्रहराज चतुर्थ के साथ हो गया, क्योंकि मेनली ये जो बनाई गई थी ना ये पाठशाला जिसको तोड़ा गया, तो वो विग्रहराज चतुर्थ ने बनाई थी। तो एक तो चीज ये होगी। अब थोड़ा 2.5 दिन के झोपड़े की हम बात कर लेते हैं। तो 2.5 दिन के झोपड़े का पर्सी ब्राउन एक लेखक हुए, भाई इसके बारे में अलग अलग बातें आती है। कोई कहता है भाई इसलिए 2.5 दिन का है क्योंकि ये 2.5 दिन में बना था, लेकिन पर्सी ब्राउन कहते हैं कि यहाँ पे एक उर्स लगता है। एक क्या लगता है, उर्स, हिंदू धर्म में मेला कह सकते हैं। और वो किसका उर्स है, पंजाब शाह का, पंजाब शाह का उर्स। ये उर्स जो है वो कितने समय का होता है, 2.5 दिन का। कितने समय का होता है, 2.5 दिन का उर्स होता है। इसलिए इस जो ये जो मेला है, ये जो भवन है, इसको क्या कहते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, ठीक है। एक चीज तो अपनी ये हो गई। दूसरी बात हम इसके बारे में करेंगे, ठीक है। दूसरी बात जो है, हमने अभी एक नाटक की बात करी थी कि विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा था। कौन सा नाटक लिखा था, हरिकेली। तो हरिकेली जो नाटक है उसका जो आधा भाग है, आधा भाग इस पर छपा है, इस पर उत्कीर्ण है। याद रखना है कि विग्रहराज चतुर्थ 2 कारण से 2.5 दिन के झोपड़े से संबंधित है। पहला ये कि जिस जगह पे ये 2.5 दिन का झोपड़ा बना है वो वास्तव में एक संस्कृत स्कूल थी, संस्कृत पाठशाला थी, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। और दूसरी बात यह कि विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा था जिसकी हमने पहले बात की, जिसका नाम था हरिकेली, ठीक है। इस हरिकेली नाटक का आधा भाग जो है वो कहां पे उत्कीर्ण किया गया है, वो आधा भाग इस 2.5 दिन के झोपड़े पे उत्कीर्ण है। और आपको याद रखना है कि आधा भाग तो 2.5 दिन के झोपड़े पे है, और आधा कहां पे है, तो आधा है आपका इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कहां पे, तो इंग्लैंड में है राजा राम मोहन राय का मकबरा। राजा राम मोहन राय का मकबरा है इंग्लैंड में, उसके ऊपर है। आपको ध्यान रखना, आधा 2.5 दिन के झोपड़े पे और आधा यहाँ पे है। इसके साथ साथ अगर आप जगह भी याद रखना चाहो तो इंग्लैंड में जगह है ब्रिस्टल। किस जगह पे है ये मकबरा, कहां बना हुआ है, ब्रिस्टल में। तो ब्रिस्टल जो इंग्लैंड में है वहां पे है आधा, और आधा यहाँ पे छपा है। तो 2 रीजन से विग्रहराज चतुर्थ जो है वो किससे संबंधित हो गया, ये इस 2.5 दिन के झोपड़े से संबंधित हो गया। अगर दूसरा फैक्ट अपन और देखें इससे संबंधित, तो ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसका डिजाइन करता जो है उसकी भी आप यहाँ नाम लिख सकते हो। इसका डिजाइन करता था अबू बक्र। कौन था, अबू बक्र। डिजाइन करता कौन था, अबू बक्र। तो ये हो गया अपना विग्रहराज चतुर्थ। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट शासक जो है वो आता है अपना पृथ्वीराज तृतीय। अब देखिए पृथ्वीराज तृतीय आता है। पृथ्वीराज तृतीय की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको याद रखना है भाई, इसको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से कोई नहीं जानता। लगभग लोगों को पता नहीं कि पृथ्वीराज तृतीय कौन था। आपको ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज तृतीय का विवाह किससे हुआ, कोई नहीं बताएगा। लेकिन कोई ये कहे कि पृथ्वीराज चौहान, चौहान के नाम से अगर पूछा जाए तो सब बता देंगे, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान ही पृथ्वीराज तृतीय था, ठीक है। तीसरे नंबर का पृथ्वीराज था। इससे पहले 2 पृथ्वीराज और हो चुके हैं, और एक इसका नाम था राय पिथौरा भी कहते थे।
इसके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका जो कार्यकाल था वो आप एक्चुअल में रहा है 1177 से लेकर 1192 तक, यानी तराइन के दूसरे युद्ध तक जो है वो हम इनके कार्यकाल का उल्लेख इसमें कर सकते हैं। स्टार्ट की अगर हम बात करें तो इनकी जो माता है, इनके जो पिता थे सोमेश्वर, और माता का नाम जो है वो था कपूरी देवी। 11 साल के जब इनकी उम्र थी, जब इनकी उम्र 11 साल थी मात्र, उसी समय पे जो है वो इनका निधन हो गया। तो 11 वर्ष की उम्र में जो है 1177 में ये क्या बन गए, शासक बन गए। अब 11 साल का बच्चा जो है वो शासन नहीं संभाल सकता, इसलिए दो लोगों को जो है वो यहाँ पे नियुक्त किया गया था। उन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं कि पृथ्वीराज चौहान के जो प्रारंभिक मंत्री कह सकते हैं या संरक्षक कह सकते हैं, मंत्री कह सकते हैं या संरक्षक कह सकते हैं। तो वो किसको नियुक्त किया गया था, तो आपको इन दोनों के नाम आपको याद रखने, ये ज्यादा पूछे जाने के चांस है। माता पिता के नाम कम पूछे जाते हैं, ये ज्यादा पूछे जाने के चांस है। कदमबास और दूसरा था भुवनमल। एक था कदमबास और दूसरा था भुवनमल। ये मोस्ट है दोनों, क्योंकि ये पूछे जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। माता पिता के नाम कम पूछे जाते हैं, ये इस तरह की चीजें ज्यादा पूछी जाती है। तो कदमबास और भुवनमल जो थे वो क्या हो गए, इनके संरक्षक हो गए। 1177 में ये संरक्षक बने। एक साल के अंदर 1178 में पृथ्वीराज चौहान बड़ा इंटेलिजेंट निकला और एक साल के अंदर उसने सारा राजपाट करना सीख लिया और इन दोनों को रास्ते लगा दिया। ठीक है, मात्र एक साल ही रहे, क्योंकि ये जो है ना वो ज्यादा इंटरफेयर करते थे, ये कर वो मत कर, इस तरह से। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा यार राजा तो मैं हूं, भी ये फालतू नेतागिरी करने वाले कौन होते, तो एक साल में इनको अलग कर दिया। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, कुछ विशेष जो है वो अभियान इसने चलाया। तो विशेष अभियान में इसने देखो क्या क्या किया। एक तो आपको याद रखना है तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध जो है वो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। तो तुमुल का युद्ध जो है वो किसके बीच में हुआ, तो एक तो पृथ्वीराज चौहान और दूसरा था परमर्दी देव चंदेल। ग्यारह सौ बयासी ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने जो है वो परमर्दी देव चंदेल पर आक्रमण किया। अब ये परमर्दी देव चंदेल कहां का था, तो आपको याद रखना है महोबा का था। कहां का था, महोबा। महोबा के चंदेल वंश का शासक था। ठीक है, परमर्दी देव चंदेल, उसको इसने इस तुमुल के युद्ध में पराजित किया। अगर तराइन के युद्ध को निकाल दें तो महत्वपूर्ण युद्ध है इसका। ठीक है, तुमुल के युद्ध में इसको परमर्दी देव चंदेल को परास्त किया। और यहाँ पे दो वीर जो है ना उनका नाम आपको याद रखना है। इस परमर्दी देव चंदेल के पास में दो थे, आला और उद्दल। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ना मालदेव के पास जेता कुपा, ठीक है, उसी तरह से परमर्दी इसके रतन सिंह के पास गोरा बादल थे। इसी तरह से ये दो वीर थे आला और उद्दल, इस युद्ध में जो है वो मारे गए थे। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आला उद्दल जो है वो किसके दरबारी थे या किसके सेनापति थे, तो आपको ध्यान रखना है ये परमर्दी देव चंदेल के सेनापति थे। ठीक है, तो एक तो तुमुल का युद्ध याद रखना 1182 में। 1182 में इसने क्या किया, सतलज प्रदेश में एक जाति रहती है, कई बार पूछ लिया जाता है, सतलज प्रदेश में एक जाति रहती है जिसको बोलते हैं भंडानक। ठीक है, ये जो भंडानक जाति थी ये स्वच्छंद विचरण करती थी, किसी की कोई नहीं मानती थी। पृथ्वीराज चौहान को लगा कि यार अगर मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाया तो फिर तो मतलब ही क्या है, तो इसने भंडानकों का क्या कर दिया, दमन कर दिया।
तो 1182 समय याद रखना। इसमें ये कई बार ये पूछा जाता है कि आपको टाइमलाइन दे दी जाएगी, तुमुल का युद्ध कब हुआ, बंडानपू का दमन, ये सीक्वेंस दे दिया जाएगा और उस सीक्वेंस में फिर आपको जो है वो स्टेटमेंट टाइप होगा, आपको जमाना पड़ेगा कि पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा इवेंट। ठीक है, तो ये बंडानुपू का 1182 में क्या कर दिया, दमन कर दिया। और इस तरह से जो है वो मतलब एक शक्तिशाली शासक ये बन गया। अब उसके बाद में एक इसकी उल्टी गिनती कहां स्टार्ट हुई वो बताते हैं। संयोगिता को याद रखो भाई। संयोगिता के बारे में जैसे पद्मिनी के बारे में हमने पढ़ा ना, वैसे संयोगिता भी महत्वपूर्ण है। तो संयोगिता के बारे में पढ़ते हैं। संयोगिता कौन थी? कन्नौज का शासक था, नाम था उसका जयचंद। इस जयचंद की पुत्री थी। सबसे पहले ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री थी। अब ये जो जयचंद था, ये जयचंद पृथ्वीराज चौहान का प्रबल विरोधी था। मतलब पृथ्वीराज चौहान जो था उससे अगर सबसे बड़ा विरोधी था तो वो कौन था? जयचंद था कन्नौज का। अब क्या हुआ कि पिता तो विरोधी था और ये पुत्री जो थी वो चौहान से क्या करती थी? प्रेम करती थी। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। हालांकि देखा नहीं था उस टाइम पे, मोबाइल तो थे नहीं, तो वीडियो कॉल तो इनके बीच में हुआ नहीं कहीं ना कहीं से, है ना। लेकिन ऐसे ही सुन रखा था भाई, बहुत पराक्रमी है, तेजस्वी है, सुंदर है, गुणवान है, कई कई प्रकार की बातें हो रखी थी। तो इसने सुन रखा था, तो ये मन ही मन उसमें क्या करती थी? प्रेम करती थी। ये देखने वाला ऑप्शन तो उस टाइम पे मिलता ही नहीं था, और बातचीत भी नहीं हुई थी। क्यों? पहले फोन नहीं थे, तो गुप्तचर वगैरह कहीं गए होंगे, तो इनकी डायरेक्ट कुछ नहीं था, लेकिन ये प्रेम करती थी, ये बात इसमें जग जाहिर है। फिर क्या हुआ कि जयचंद ने क्या किया कि एक स्वयंवर किया। इसके ये इसको लगा भाई संयोगिता जो है वो विवाह लायक हो गई है, तो जयचंद ने एक स्वयंवर किया। इस स्वयंवर में क्या किया इसने? सभी राजाओं को बुलाया, जितने भी बड़े बड़े सूरवीर राजा महाराजा थे ना, सबको जयचंद ने बुलाया। सिर्फ एक को नहीं बुलाया, और वो किसको नहीं बुलाया? पृथ्वीराज चौहान। वो क्यों नहीं बुलाया? वो तो जाहिर सी बात है, पृथ्वीराज चौहान को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो इसका प्रबल विरोधी था। तो भाई उससे तो अपने को रिश्तेदारी करनी ही नहीं है ना, तो उसको क्यों बुलाए? तो कहते हैं कि इतना ही नहीं किया, स्वयंवर में उसको बुलाया नहीं, तो ये भी अपमान हो गया। इसके साथ साथ क्या किया कि जहां चप्पल खोली जाती है, जहां जूते खोले जाते हैं, तो चप्पलों के पास एक क्या बनाई? मूर्ति चौहान की, पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनाई। और जहां चप्पलें खोली जाती है, जहां उनके जूते खोले, जहां चरण पादुकाएं खोली गई थी, वहां रख दी। और वहां रख के और भी ज्यादा उसको क्या कर दिया? पृथ्वीराज चौहान को अपमानित कर दिया। ये बात जब पृथ्वीराज चौहान को पता हुई भाई इस तरह से स्वयंवर में नहीं बुलाया, तो भाई पृथ्वीराज चौहान तो नाराज हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ भाई, वहां इतना ही नहीं किया, उससे आगे बढ़ के इसने जहां लोग जूतियां खोलते हैं वहां मेरी मूर्ति रखी गई, आदमकद प्रतिमा बनाई पूरी की पूरी, है ना। तो वहां मेरी मूर्ति रखी है, तो और भी ज्यादा नाराज हो गए। अब सब चौहान साहब नाराज हो गए तो गड़बड़ तो होनी थी। अब उसी बीच क्या हुआ कि संयोगिता माला लेके आई, सभी राजा आगे मुंह निकाल के ऐसे खड़े, भाई मेरे डालेगी, मेरे डालेगी, मेरे डालेगी। संयोगिता धीरे 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 आगे, सबको देखते देखते आगे बढ़ती थी। स्वयंवर होते थे बड़े मजेदार होते थे, 100-500 राजा आ जाते, और वहां जो लड़की होती थी उसके पास विकल्प बहुत होते थे। आजकल तो विकल्प कम हो जाते हैं ना, 1 2 3 4 5 10 ज्यादा से ज्यादा। यहाँ विकल्प बहुत थे, 500 राजा बैठे थे, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे विकल्पों में से किसी का चयन कर ही लिया जाए। तो संयोगिता चलती रही, आगे जाके लास्ट में पहुंच गई, और अंत में जाके संयोगिता ने क्या किया कि यहाँ जो ये मूर्ति रखी हुई थी किसकी? पृथ्वीराज चौहान की, उसके गले में माला डाल दी। सारे राजा बैठे रहे, उनको किसी की तरफ उसने नहीं देखा आंख उठा के, कौन सुंदर है, कौन गुणवान है, कौन प्रतिभाशाली है, कोई लेना देना नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना, लव इज ब्लाइंड। ठीक है, तो क्योंकि इसको तो कौन दिख रहा था? पृथ्वीराज चौहान दिख रहा था। जूतों के पास मूर्ति लगाई हुई थी, वहां गई और वहां जाके उसके सहयोगिता ने माला डाल दी। माला डालते ही सारे राजा हो गए नाराज, और जयचंद को कहा
कि भाई थार छोरी थार बस में नहीं है तो मन बुलावो जरूरी थोड़ी। तो तुझे हमारा अपमान कराने के लिए तो नहीं हमें एकत्रित किया है। तो उसने जयचंद भी बड़ा नाराज हो गया बेचारा, क्या करे लड़की के आगे। इसने स्पष्ट कर दिया कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान से करूंगी, और गुप्तचर भेज के संदेशा भेज दिया, प्रेम पत्र भेजा, भाई तुम जो है जल्दी से आके ले जाओ, नहीं तो ये मेरा बाप मेरा विवाह जो है वो किसी और से करवा देगा। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान जो है वो एक रात में गए और संयोगिता को उठाकर रानी बनाकर अपने यहाँ पे ले आए, और इस तरह से जयचंद के साथ भी इन्होंने क्या ले ली, शत्रुता मोल ले ली। तो यहां से जो है ना पृथ्वीराज की उल्टी गिनती, और जो राइजिंग जो स्टार था ना वो एक लेवल पे आ गया और संयोगिता तक आया, उसके बाद में नीचे गिरने, ग्राफ नीचे गिरने लग गया। तो संयोगिता के साथ ही उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब भाई कोई इलाज नहीं बचा, पृथ्वीराज चौहान खुद ताकतवर, क्या करे। तो पीछे परेशान कौन हो रहा, जयचंद। जयचंद को पता चला कि भाई एक आदमी है जो क्या कर सकता है, इसका सामना कर सकता है, और वो कौन है, मोहम्मद गोरी। कौन है, मोहम्मद गोरी। कि मोहम्मद गोरी जो है वो इसका सामना कर सकता है। तो इसने क्या किया कि मोहम्मद गोरी को दे दिया क्या, निमंत्रण। प्रश्न आपको यहीं से याद रखना है कि किस शासक के निमंत्रण पर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया, तो जयचंद। कौन था वो, जयचंद। कहां का शासक था, कन्नौज का शासक था। और जयचंद कौन सा वंश था, गढ़वाल वंश का शासक था। आपको अगर वंश भी पूछने जाता है तो गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद, जिसके निमंत्रण पे पृथ्वीराज चौहान पे मोहम्मद गोरी ने क्या किया, आक्रमण किया। और उसके बाद में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो युद्ध हुए, दोनों महत्वपूर्ण है, और जिसने हिंदुस्तान में जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि राजपूत जो वंश थे उनकी दशा और दिशा बदल दी। तो उन दोनों वंशों को, दोनों युद्धों को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए हम बात करेंगे दो युद्धों की, और दो युद्ध कौन से हैं, तराइन का युद्ध। वो कौन से हैं, तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191, आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है भाई तराइन है कहां पे। जैसे खानवा के हम कहते हैं भाई रूपवास भरतपुर में खानवा है, तो तराइन कहां पे है, तो ये जो एरिया है ना पंजाब वाला, बठिंडा और सरहिंद के बीच में, बठिंडा और सरहिंद के पास में जो है, यहाँ पे क्या है, इस एरिया में यहाँ पे जगह है तराइन। ये तराइन कहाँ पे है, यहाँ पे बठिंडा के पास में। तो राजस्थान में नहीं पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। वर्तमान में कहाँ पे है, पंजाब में है तराइन। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से जो है वो गोरी के चौहान गया, और इधर से कौन आ गया, गोरी आ गया, और दोनों के यहाँ पे बठिंडा के पास तराइन का जो मैदान है वहां पे दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि तराइन जो है वो राजस्थान में नहीं होकर कहाँ पे स्थित है, पंजाब में। तो पंजाब जाके ये लड़ा था। 1191 में युद्ध हुआ। जो पृथ्वीराज चौहान था वो तो ताकतवर था, गोरी ने आक्रमण किया, और गोरी का जो आक्रमण था वो मतलब इस तरह से आक्रमण रहा कि पृथ्वीराज का जो आक्रमण था वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और पृथ्वीराज ने, हम सीधी बात कर लेते हैं कि इसमें गोरी को क्या कर दिया, परास्त कर दिया, ठीक है। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी परास्त हो गया। कैसे हो गया कि ये लड़ रहा था, मोहम्मद गोरी युद्ध कर रहा था, और पृथ्वीराज का एक सेनापति था गोविंद राज, ठीक है। उसने इतने जोर से उस पर आक्रमण किया कि गोरी जो है वो अपने घोड़े से नीचे गिर गया, जख्मी हो गया, उसके दो दांत टूट गए आगे से। तो इतना महत्वपूर्ण, इतना जोर से इसने वो प्रहार किया था, तो मजबूरन उसको भागना पड़ा। और यहाँ पे चौहान ने एक गलती कर दी कि भागती तुर्क सेना पर का पीछा नहीं किया।
तुर्कों का पीछा नहीं किया, बस ये सबसे बड़ी गलती हो गई भाई। राजपूतों के जो आदर्श थे ना कि निहत्थे पे वार नहीं करना, भागते हुए पे वार नहीं करना, तो तुर्कों की स्थिति इतनी दयनीय थी कि अगर उन पे थोड़ा सा वार किया जाता, उनको थोड़ा सा अगर उनके पीछे दौड़ा जाता ना, तो वो जिंदगी में कभी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत उनकी नहीं थी। लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती ऐसी हो गई कि उन्होंने उनका पीछा नहीं किया। परिणाम स्वरूप 1 साल बाद में वही मोहम्मद गौरी जो है वो कहां पे आ रुका, उसी तराइन के मैदान में। और दूसरा युद्ध हुआ जिसको कहते हैं तराइन का युद्ध। सेकंड ये कब हुआ? 1192। याद रखना है किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान। देखिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये जो 1191 का युद्ध हुआ था, उसके बाद में जो है वो संयोगिता से विवाह हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान तो क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान तो बड़े आनंद में डूब गया। ठीक है, चौहान ने तो जो है आनंद पूर्वक समय बिताना शुरू कर दिया, मौज करनी। ठीक है, मारवाड़ी में क्या भाई मौज करनी, तो वो तो मौज करने लग गया। इसको बड़ी ये टीस लगी कि यार मैं हार के आ गया, अब मेरा फ्यूचर क्या है। जब होता है ना कई बार, क्या कोई आदमी सोचता है कि यार मेरा भविष्य क्या है, मुझे अब क्या करना चाहिए। तो इसने क्या किया कि रात दिन तैयारी करी, पूरी फुल तैयारी, 24 घंटा तैयारी। ठीक है, मतलब जो फेल हो जाता है तो फिर वो करता है कि अब की बार मैं कांटा खींच दूंगा इसका। तो इसने कहा भाई अब की बार तो मैं कांटा पृथ्वीराज चौहान का खींचूंगा। रात दिन सेना सैनिकों को सजाना, पूरी तैयारी में ये जुट गया। 1 साल बाद में, ठीक 1 साल बाद में 1192 में ये वहां आके कहां पे खड़ा हो गया? तराइन के उसी मैदान में, बठिंडा के पास में ये खड़ा हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या हुई कि मोहम्मद गौरी को ये एक बार फिर से डर लगा कि यार हो सकता है कि मैं फिर हार जाऊं इससे, और अब हार गया तो दोबारा मेरी हिम्मत नहीं है। तो वो उसने क्या किया, थोड़ा डिफेंस किया। डिफेंस कैसे किया? इस चौहान के पास एक संदेश भिजवाया, भाई मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं क्या चाहता हूं, मैं तो रेस्ट करना चाहता हूं, मैं तो एक ऐसे ही आ गया था, बस तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता, कुछ दिन में मुझे रेस्ट चाहिए। तो दोनों की दोनों सेनाएं ऐसे पड़ी रही। अब क्या हुआ कि गोरी ने बड़ी चाल चली। ये गोरी का खेमा था और ये था चौहान का। गोरी ने क्या चाल चली कि यहाँ पे जो है वो संगीत और नृत्य, गाने बजाने का प्रोग्राम रखा, डांस प्रोग्राम रख दिया भाई। ये कैसे राजपूतों को भ्रमित करने के लिए यहाँ रखा इसने डांस प्रोग्राम, नृत्यांगनाएं नाच रही थी, गाने वाने बज रहे थे। राजपूतों ने सोचा यार ये तो नाच रहे हैं, तो ये हो गए थोड़े से आलसी के, अच्छो नाचते नाच वाले। इधर इसने क्या किया, पीछे अपनी सेना को आगे रिजर्व में रखा यहाँ पे, और एक सेना को क्या उधर से घूम के पीछे चली जा, दूसरी से टुकड़ी को कहा इधर आ जा, और तीसरी टुकड़ी को कहा इधर आ जा। मतलब 3 तरफ से जो है वो पृथ्वीराज चौहान को घेर लिया। और प्रातःकालीन 4-1 बजे के आसपास जब सभी लोग उठ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, फ्रेश फ्रेश हो रहे थे, उस टाइम पर इन्होंने जो है वो इनमें चारों तरफ से आक्रमण किया। और इस स्थिति में जो है वो उनके पास कोई इलाज नहीं रहा, और पृथ्वीराज चौहान को जो है क्या बना लिया गया, बंदी बना लिया। इस तरह से सिर्फ बिना यूं कह सकते हैं कि बिना तैयारी के युद्ध करने के कारण जो है पृथ्वीराज चौहान के इस युद्ध में क्या हुई, पराजय हुई। तो आपको याद रखना है कि प्रथम युद्ध में तो कौन किसकी पराजय हुई थी? गौरी की। और दूसरे में किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। तो पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए भाई? पराजित हो गए, हार गए। पृथ्वीराज चौहान हार गए 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में। कौन हार गए? पृथ्वीराज चौहान। और इसमें एक आप और याद रख सकते हैं कि एक सेनापति था खंडेराव। खंडेराव ये किसका सेनापति था? चौहान का। ये क्या, ये समय पे नहीं पहुंच पाया था, ये अपनी सेना लेके समय पे नहीं पहुंच पाया था, तो उसके कारण भी पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा। इसके साथ साथ 2 आदमी के नाम और याद रखें, सोमेश्वर और दूसरा था प्रताप सिंह। ये जो दोनों लोग थे, सोमेश्वर और प्रताप सिंह जो थे, ये लालच में आ गए और ये गोरी से मिल गए।
ठीक है, मोहम्मद गौरी से मिल गए, मोहम्मद गौरी से मिल गए कौन, सोमेश्वर और प्रताप सिंह। तो इन्होंने क्या कर दिया, धोखा। अगर ये पूछा जाता है ना कि भाई इसके साथ, चौहान के साथ धोखा किसने किया, तो सोमेश्वर और प्रताप सिंह, और खंडेराव नामक सेनापति था, तो समय पे नहीं पहुंच पाया था। तो इस तरह से जो है वो दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया, ठीक है, और उसके बाद में गजनी उसको ले जाया गया। अब यहाँ इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम की अगर हम बात करें, कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण परिणाम इसका क्या है, तो भारत में ये कह सकते हैं मुस्लिम राज्य की स्थापना। भाई उसके बाद में जो है वो मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। गोरी का जो क्या बोलते हैं उसका दास था कुतुबुद्दीन, उसको इसने शासक बनाया, और कुतुबुद्दीन के बाद में जो है वो गुलाम वंश प्रारंभ हुआ, जो सल्तनत काल जो है आगे जो है चलता रहा, वो भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे। तो मुस्लिम राज्य की स्थापना जो है वो इसका महत्वपूर्ण परिणाम था। अब थोड़ा सा चंद्रप्रदायी को के बारे में और इसके बारे में और देख लेते हैं। तो चंद्रप्रदायी की पहले बात करते हैं। सबसे पहले अगर इसके जन्म की हम बात करें, तो इसका जन्म जो है वो वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था, पेशावर में, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि चंद्रप्रदायी जो है इसने एक किताब लिखी थी, तो मेन चीजें उनके हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। उसका नाम था पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो के अंदर जो है वो इसने पूरा वर्णन किया इसका, किसका, चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में, कैसे उसका अंतवार सारी बातों का वर्णन किया है। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे, चंद्रप्रदायी थे। अब प्रश्न कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इसको पूरा किसने किया। पूर्ण की अगर बात आती है तो जलहन ने इसको पूरा किया। पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया, जलहन ने किया। पृथ्वीराज रासो के लिए ये कहा जाता है कि जब चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज रासो लिख रहे थे, उसी टाइम पे 1192 का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के कारण चंद्रप्रदायी जो है वो पृथ्वीराज को छुड़ाने के लिए गजनी चले गए। तो ये किताब जो थी, ये पुस्तक जो थी अधूरी थी, इसको इन्होंने अपने पुत्र को दे दी। उस पुत्र का नाम क्या था, जलहन। जो इसका चंद्रप्रदायी का क्या था, पुत्र था। तो कहते हैं कि पुस्तक दे पुत्र को तले नृपकाज, पुस्तक दे जलहन तले नृपकाज, इस तरह से भी बोलते हैं, ठीक है। तो जलहन को किताब देकर जो है वो चले गए। तो पूरा किसने किया, जलहन ने किया। शुरुआत किसने की, पृथ्वीराज रासो ने की। तो अगर लेखक का नाम पूछा जाता है तो रासो, पृथ्वीराज सॉरी चंद्रप्रदायी लिखना है। अगर पूर्ण का पूछा जाता है तो जलहन लिखना है। अब इसके अंदर उन्होंने विशेष तौर से ये बताया। तो आपको यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, एक विद्वान और थे इनके यहाँ पे, एक मिलती है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज के समय की एक पुस्तक मिलती है पृथ्वीराज विजय। उसके लेखक का नाम आप जरूर याद रखें, वो भी मोस्ट है जयानक। क्या नाम था, जयानक। और ये जो पृथ्वीराज विजय जो पुस्तक है ना, इसमें सबसे मोस्ट चीज आपको ध्यान रखनी है, तराइन का सेकंड युद्ध। द्वितीय युद्ध, तराइन का जो दूसरा युद्ध है उसका वर्णन नहीं मिलता। तराइन के दूसरे युद्ध का वर्णन ठीक है। तो इसके अंदर तराइन का जो सेकंड वार था उसका वर्णन नहीं मिलता। पृथ्वीराज विजय, और इसके रचयिता कौन है, जयानक है, ठीक है। तो ये तो याद रख लेना। अब हम वापस आते हैं चंद्रप्रदायी में। तो अब देखिए पृथ्वीराज के अंत की हम बात करेंगे।
पृथ्वीराज का अंत। तो पृथ्वीराज के अंत की बात करें तो दो चीजें मिलती है। पहली चीज हमें ये मिलती है कि पृथ्वीराज जो है वो तराइन से भाग निकला, और हरियाणा में एक जगह है सिरसा। सिरसा कहां पे है? हरियाणा। इस सिरसा हरियाणा में जो है इसको वापस पकड़ दिया गया और वहीं पे इसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो एक बात तो ये होती है कि पृथ्वीराज की मृत्यु जो है वो कहां पे हुई? हरियाणा में सिरसा नामक जगह पे हुई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो जो चंद्रप्रदायी है, चंद्रप्रदायी का जो पृथ्वीराज रासो है उसमें लिखा है कि मोहम्मद गोरी जो है वो पृथ्वीराज को कहां ले गया? गजनी ले गया। कहां पे ले गया? गजनी ले गया, और गजनी ले जाकर उसको जेल में डाल दिया। अब मोहम्मद गोरी जो है वो पृथ्वीराज को देखने के लिए आया। जब देखने के लिए जेल में आया तो पृथ्वीराज चौहान तो वही, कोई कैसी स्थिति हो जाए, सूरवीर योद्धा जो है वो डरते थोड़ी है, तो उसने आंख से आंख मिलाकर बात की। आंख से आंख मिला के बात की तो गोरी को जो है वो बड़ा विचित्र लगा। उसने कहा आंखें नीचे। ठीक है, गोरी ने कहा आंखें नीचे, लेकिन उसने आंखें नीचे नहीं की। ठीक है, तो गोरी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा यार मेरे राज्य में आके मुझे आंखें दिखा रहा है, तो क्या किया जाए? कि बोले आंखें फोड़ दो इसकी। तो गरम राड करके, लोहे की राडें गरम करके, और उसकी पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें जो थी वो फोड़ दी गई। अब देखो कैसी यातना देके जो है होता है। तो आंख फोड़ दी गई पृथ्वीराज की। अब वो जेल में पड़ा है, वहां उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है। ये भाई पहुंचा चंद्रप्रदायी, भाई असली दोस्त मित्र था, तो इसको लगा कि यार मेरे दोस्त की आज दशा खराब है तो मुझे जाना चाहिए। तो ये चला गया कहां पे? गजनी। गजनी जाकर, बड़ा चतुर आदमी था, गजनी जाकर इसने क्या किया? मोहम्मद गोरी को राजी कर लिया। किस चीज के लिए? कि भाई ये जो तुमने आंखें फोड़ी ना इस आदमी की, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अरे बहुत काम की चीज है, ऐसी ऐसी कलाएं हैं इस आदमी में, तू सब समझ ही नहीं सकता। बोले कि ऐसी कौन सी कला है? तो इसने कहा कि ये शब्द विधि बाण चलाता है। क्या चलाता है? शब्द विधि बाण। कि वो कैसे? कि आंखें फोड़ने के बाद भी ये जहां गए तो वहां ये निशाना लगा सकता है, इतना खतरनाक है कि पृथ्वीराज चौहान। तो गोरी को बड़ी लालसा हुई, क्या ऐसी कला तो देखनी चाहिए। उसने कहा अगर ऐसा है तो बिल्कुल देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भग के तो कहाँ जाएगा, ये तो जेल के अंदर तो है, वो लगा रखा है। तो चंद्रप्रदायी गया गोरी चौहान के पास और जाके उसने कहा कि देख मैंने इस तरह से इसको तैयार कर लिया है, और ये तेरे पास अंतिम अवसर है, लास्ट चांस है, अब चूकना नहीं है। तभी तो उक्ति प्रसिद्ध है ना, मत चूके चौहान। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। कहते हैं कि एक खुले मैदान के अंदर पृथ्वीराज चौहान जो है उसको क्या दी गई? धनुष और तीर दिया गया। पास में चंद्रप्रदायी खड़ा था, और ऊपर जो है ना वो कौन बैठा हुआ था? गोरी बैठा था। तो चंद्रप्रदायी ने अपने एक दोहे के माध्यम से जो है वो पृथ्वीराज को स्थिति बताई कि किस जगह पर जो है वो कौन है? गोरी बैठा है। तो उसने बताया कि 4 बांस 24 गज, उस समय फुट नहीं होते थे, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज, 4 बांस जितनी हाइट है और उसके ऊपर 24 गज और जोड़ दे, और उसके ऊपर भी 8 आंगल, बिल्कुल इस तरह से माप के बता दिया। ठीक है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। उसने बता दी उसकी स्थिति। तो कहते हैं कि चौहान ने जो है उस इस स्थिति के अनुसार बाण चलाया, और वो बाण जो है वो सीधा जाके लगा किसको? गोरी को, और गोरी की वही मृत्यु हो गई। ठीक है, और उसके बाद में दोनों मित्र जो है उन्होंने आपस में कटार घोप कर एक दूसरे को हत्या कर दी। इस तरह से चंद्रप्रदायी और पृथ्वीराज चौहान का भी अंत हो गया, और साथ साथ मोहम्मद गोरी का भी अंत हो गया। ये घटना पूरी की पूरी हमें किसमें मिलती है? ये घटना हमें मिलती है चंद्रप्रदायी के पृथ्वीराज रासों में मिलती है। किसमें मिलती है? पृथ्वीराज रासों में मिलती है। जबकि अन्य ग्रंथ कहते हैं
कि सिरसा नामक जो जगह है वहां पे पृथ्वीराज चौहान का अंत हुआ, वहां पे उसकी मृत्यु हुई। तो अजमेर का जो चौहान वंश था वो आज हमने डिफाइन कर लिया पूरा। नेक्स्ट वंश को हम अगले भी उसमें चैप्टर में करेंगे, अगले सेशन में करेंगे। तो एक बार फिर से जाते जाते सभी से आपसे रिक्वेस्ट कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और अपने डेली वीडियो जो है उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। अपनी तैयारी को जो है वो प्रखर बनाएं। 12 तारीख को वैसे ही सरकार जो है वो बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन एक साथ निकालने जा रही है, तो उस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी भर्तियां आ रही है, क्या आ रही है। तो आप जाते जाते एक बार फिर से आप जो है वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।